प्री के लिए भी चलेगा, मेंस के लिए अलग से 15 क्वेश्चन लिखवाना है तो लास्ट में लिखवा देंगे। देखिए आपका भाई सीआरपीसी में आपका फिर से एक बार देखिए, परिवाद और पुलिस रिपोर्ट हम बता रहे हैं हल्का हल्का, और डिटेल में जब पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा 2R में आएगी वहां बताया जाएगा फिर से एक बार। और कंप्लेंट आपका जब धारा 200 से लेकर 203 हम पढ़ेंगे तो वहाँ परिवाद को डिटेल में फिर बताएंगे। लेकिन हल्का सा याद रखिए, कई लोग भाई नए नए लोगों को थोड़ा आपका कम समझ में मने आ रहा है। अब देखिए सीआरपीसी और सीपीसी और एविडेंस, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं ये टेक्निकल तो हैं ही, और कोई व्यक्ति चाहे कि एक बार में ही हम जान ले तो भाई संभव नहीं है, कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब ये है कि भाई कंपटीशन के व्यू से पढ़ाया जा रहा है, उसमें टेक्निकल बातें इस समय ज़्यादा आ रही हैं, तो उसको भी लेकर आदमी चल रहा है, इसलिए कुछ लोगों को कठिन भी लग रहा है। लेकिन प्रयास हम भी करते हैं कि सबको समझ में आए और आसान भाषा में बताया जाए। तो देखिए आपका फिर एक बार 2-4 मिनट हम बता दें तब परिभाषा को आगे बढ़ाया जाए। अन्वेषण तक हम बता चुके थे, जांच बतानी है। पुलिस रिपोर्ट का मतलब आपका सेक्शन 2R में यानी कि सीआरपीसी की धारा 2R में परिभाषित है। पुलिस रिपोर्ट का मतलब हुआ कि पुलिस अधिकारी द्वारा 173 के खंड 2 के तहत भेजी गई रिपोर्ट, यानी कि जब पुलिस किसी अपराध की तफ्तीश करती है, गवाहों का बयान लेती है, अभियुक्त का बयान दर्ज करती है, साक्ष्य एकत्र करती है और तत्पश्चात ये सब एकत्र करके कहाँ भेज देती है, न्यायालय में, तो उसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं एक लाइन में, पुलिस रिपोर्ट। अब आपका परिवाद क्या है, तो परिवाद या कंप्लेंट या इस्तिगासा भी बताया गया कि किसी भी अपराध के बारे में कार्यवाही करने की जो प्रक्रिया है सीआरपीसी में वह दो है। पहला प्रक्रिया है कि उस अपराध की सूचना पुलिस को दीजिए, तो पुलिस को देते हैं, तो वह अलग प्रक्रिया है। और बार बार बताया जा रहा है कौन सा चैप्टर लागू होगा, 12 सीआरपीसी का 154 से लेकर कहाँ तक धारा है, 104। दूसरा उपाय एक है, वह ये है कि जो न्यायालय में मजिस्ट्रेट बैठे हैं उनके समक्ष शिकायत की जाए, उनके समक्ष जाया जाए, यानी कि उनके समक्ष कंप्लेंट दायर किया जाए और मजिस्ट्रेट से मांग की जाए कि आप इस अपराध के बारे में कार्यवाही करिए। तो परिवाद सदैव कहाँ किया जाता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। किससे कार्यवाही की मांग की जाती है, मजिस्ट्रेट। अब कौन मजिस्ट्रेट होते हैं, क्या होते हैं, सेक्शन 3 जब 1-2 दिन में पढ़ाया जाएगा तो पूरे मजिस्ट्रेटों का वर्ग हम वहीं लिखवा देंगे। कौन किसके पैरल है, जो आपका पूछा गया था उत्तराखंड में, ये भी हम लिखवाएंगे। और कौन कितनी सजा दे सकता है, जो आपका यूपी में भी पूछा गया था बार काउंसिल में भी, वो भी एक साथ हम लिखवा देंगे सेक्शन 3 पढ़ाते समय। और कार्यपालक और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य भी हम लिखवा देंगे, ताकि जो नया मॉडल कंपटीशन में आ रहा है वह गलत न हो। एक जगह में एकत्र करवाएंगे पढ़ाने के बाद, पहले धारा 2 तो समाप्त हो क्योंकि लंबी धारा है। धारा 3 से समय कब लगता है, फिर आपका 41 में समय लगेगा। नहीं तो धारा 3 से लेकर और जो 40 तक की धाराएं हैं ये स्पीड में थोड़ा चलती है, इसमें समय कम लगता है। अब देखिए आपका जो परिभाषा हम चल रहे थे, आपका 2G हमें देखना है। 2G में जांच को परिभाषित किया गया है, यानी कि इंक्वायरी को। तो जांच की परिभाषा पहले बेरक से उठाया जाए। जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। यानी कि अगर हम 2G का बेयर एक्ट तोड़ते हैं तो क्या क्या मिलता है। पहली बात ये मिली कि जो इंक्वायरी या जांच होती हैं वह आपका किससे भिन्न होती हैं,
विचारण से। तो पहले तो हम विचारण भी देखेंगे, जांच भी। दूसरी बात ये मिलती है कि आखिर जो इंक्वायरी होगी, सीआरपीसी के तहत जो इंक्वायरी होगी, ये किसके द्वारा की जाएगी? तो या तो मजिस्ट्रेट द्वारा, या किसके द्वारा? आपका अगला शब्द है न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? न्यायालय। तो भाई आपका यही तो बातें निकली कि जांच क्या है, तो स्पष्टतः परिभाषित न करके बस ये कहा गया है कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट या न्यायालय विचारण के अलावा जो भी न्यायिक कार्यवाही करता है, उसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे? जांच या इंक्वायरी। अर्थात जो जांच होती है वह विचारण से भिन्न होती है। तो जब तक ट्रायल या विचारण शब्द समझ में नहीं आएगा, तब तक जांच भी नहीं आएगी। क्योंकि फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, विचारण के अलावा जितनी भी, भाई प्रशासनिक नहीं, कौन सी कार्यवाही? न्यायिक। कौन करता है? या तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय। तो 4-5 पहले क्वेश्चन निकाला जाए। आपका निम्नलिखित में से किसको परिभाषित नहीं किया गया है? तो अन्वेषण, जांच, विचारण, इन आपका उपर्युक्त सभी। तो किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है? विचारण। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जांच किसके द्वारा की जा सकती है? तो आप क्या क्या लिखा है? कौन करेगा जांच? पुलिस अधिकारी कि मजिस्ट्रेट और न्यायालय? मजिस्ट्रेट और न्यायालय। जांच किससे भिन्न होती है? विचारण। तो सबसे पहले आप ट्रायल समझिए, विचारण समझिए, और तब आपको हम जांच बताएंगे, और 8-10 सेक्शन कम से कम बताएंगे जो आपका इंक्वायरी या जांच के नेचर का होगा। जहां तक ट्रायल या विचारण की बात है, विचारण शब्द को सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो आखिर विचारण होता क्या है? तो जिस शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, आप अपनी परिभाषा एक बनाते हैं। जब न्यायालय किसी अभियुक्त की दोषिता या निर्दोषिता का अवधारण शुरू कर देता है, यानी कि जब न्यायालय इस बात की जांच शुरू कर देता है कि अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया कि नहीं किया, अर्थात जब न्यायालय इस दृष्टि से साक्ष्य लेना प्रारंभ कर देता है, एविडेंस लेना प्रारंभ कर देता है कि अभियुक्त दोषी है कि निर्दोष है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रायल। ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? अभी आपका कई राज्यों में ये क्वेश्चन आया कि विचारण कहाँ से शुरू होता है? तो आरोप के विरचन, आरोप के निर्माण। इंटरव्यू में जो पूछा गया, आपका आगे डिटेल में चलेगा। यानी कि आपका जो इंटरव्यू में पूछा गया कि जो न्यायालय अभियुक्त पर चार्ज लगाता है, तो चार्ज के बाद जो भी न्यायालय कार्यवाही करेगा, वह याद रखिएगा कौन सी कार्यवाही? विचारण। और आरोप के पहले जो भी न्यायिक कार्यवाही होगी वह क्या कहलाएगी? जांच। तो बताइए, जांच विचारण के पूर्व होती है कि विचारण के बाद? पूर्व। भाई पहले क्या होती है और उसके बाद? चलिए, अगला आपका आया कि आरोप के पूर्व की जितनी न्यायिक कार्यवाहियां हैं, प्रशासनिक नहीं, कौन सी? ये नहीं कि प्रशासनिक में नहीं, वो बताया जाएगा आगे। चार्ज फ्रेम करने के पूर्व जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वे सभी प्रोसीडिंग इंक्वायरी में आएगी। और जैसे ही न्यायालय ने अभियुक्त पर दोषारोपण किया, इल्जाम लगाया, और जैसे ही पढ़कर इल्जाम को सुनाना शुरू किया, वैसे ही किसका किसका प्रारंभ हो गया? विचारण। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन ये था
कि इंक्वायरी और ट्रायल को कैसे पृथक किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? चार्ज फ्रेम से। चार्ज के पहले जो कार्यवाही न्यायिक होगी वह जांच होगी, और चार्ज लगाने के बाद जो कार्यवाही होगी वह क्या होगी? विचार। अब आरोप निर्माण के पहले, अब जांच को आगे बढ़ाइए। जांच या इंक्वायरी सदैव आपका या तो मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी या न्यायालय द्वारा। जांच का जो उद्देश्य होता है वह किसी तथ्य की वास्तविकता का पता लगाना होता है, यानी कि फैक्ट का, जो फैक्ट है या तथ्य है या घटना है उसकी वास्तविकता क्या थी, ये जांच में पता लगाया जाता है। जांच में शपथ दिलवाई जा सकती है, यानी कि शपथ पर साक्ष्य जांच में लिया जा सकता है। जांच आपका पुलिस कार्यवाही नहीं होती, यह कैसी कार्यवाही होती है? न्यायिक। कैसी कार्यवाही? ये पुलिस न मार दीजिएगा। और जांच सदैव विचारण से क्या होती है? भिन्न। अर्थात फिर एक लाइन, विचारण के अलावा जितनी भी न्यायिक कार्यवाही मजिस्ट्रेट या न्यायालय करेंगे वे सभी न्यायिक कार्यवाहियां किसमें आएंगी? जांच में। और जांच आपका और विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है? आरोप के निर्माण से। तो यहीं से अंतर करेंगे। अब कौन कौन सी कार्यवाहियां जांच की नेचर की हैं, सभी तो भाई बताना संभव नहीं है लेकिन आपका 7-8 उदाहरण मैं बता रहा हूँ। आपका सीआरपीसी की धारा 125, फिर आपका 107, 108 हुआ, 109 हुआ, 110 हुआ, 190 हुआ, 209 हुआ, आपका सेक्शन 200 से लेकर 203 हुआ आपका, इत्यादि। यानी कि ये सब जो सेक्शन हम बता रहे हैं ये आपका कह सकते हैं किससे रिलेटेड हैं? आपका जांच से। या आपका 133 हुआ, 144 हुआ, 145 से 148 हुआ, 176 हुआ, 175 हुआ। ये जितनी सीआरपीसी की धाराएं हमने लिखी है ये कैसी कार्यवाही है? इंक्वायरी या जांच। अब एक एक देखिए डिटेल में, थोड़ा बहुत 4-5 बता दें उदाहरण। सबसे पहले आपका सेक्शन 125 उठाया जाए। सेक्शन 125 में मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता या भरण पोषण और झारखंड आयोग की राय में रख रखाव, यानी कि झारखंड ने जो मेंटेनेंस या भरण पोषण का शब्द लिखा, रख रखाव, तो भाई जो भी शब्द आ रहे हैं, गुजारा भत्ता आए, रख रखाव आए, मेंटेनेंस आए, भरण पोषण आए, तो किस धारा में सीआरपीसी के है? 125। अब 125 के तहत कौन मेंटेनेंस मांग सकता है? तो आपका पत्नी, दूसरा आप बच्चे, और तीसरा माता पिता। तो पत्नी किससे मांगेगी? पति से। बच्चे किससे मांगेंगे? माता पिता से। और माता पिता किससे मांगेंगे? बच्चे। क्या पुत्री से मांग सकते हैं कि नहीं? माता पिता मांग सकते हैं। और नया केस आया है अरबट का, याद रखिएगा, बताया जाएगा आगे। अरबट का केस आया है कि अगर पुत्री सक्षम है, माता पिता अक्षम है, तो माता पिता आपका पुत्री से भी अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं। जो मेंटेनेंस मांग रहा है वह अपना भरण पोषण करने में अक्षम हो, और जिससे मांगा जा रहा है वह क्या हो? सक्षम। सीआरपीसी। और ये धारा एक सेकुलर धारा है, सभी धर्मावलंबियों पर लागू होती हैं, यानी कि सभी धर्म के लोग इस धारा का प्रयोग कर सकते हैं। साहबानों के प्रकरण में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि यह सेक्शन एक कैसा सेक्शन है? पंथ निरपेक्ष, सभी पर लागू होता है। क्यों ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि मुस्लिम विध के तहत पति का दायित्व आपका आपका केवल और केवल डाइवोर्स के 3 माह तक, यानी कि इद्दत के समय तक ही था। यानी कि इद्दत के बाद पति का कोई दायित्व नहीं होता था। तो नहीं जानना है ज़्यादा, बस शॉर्टकट में जानिए कि आपका, इसीलिए ये आपका व्याख्या की गई।
तो जो ये मेंटेनेंस की मांग मान लीजिए कि आपका बच्चों ने माता पिता से किया है, तो ये जो प्रावधान है ये विचारण में आएगा कि जांच में कि अन्वेषण में। तो जब विचारण में नहीं, क्योंकि पुलिस कर नहीं रही है, तो अन्वेषण में भी नहीं, तो किस में आएगा? जांच में। याद रखिए 125 किस नेचर की? अन्वेषण की जांच की विचारण। जांच किस बात की जांच की जाती है? कि क्या यह व्यक्ति भरण पोषण पाने का हकदार है? इस तथ्य की सच्चाई की क्या की जाती है? जांच। याद रखिए पहला जो उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपका 107, 108, 109, 110 देखा जाए, ये भी आपकी जांच की नेचर की है। इस मामले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस बात की जांच करते हैं कि क्या किसी व्यक्ति से आपका परिशांति के लिए या सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग की जाए कि नहीं, इसकी क्या की जाती है? जांच। याद रखें विचारण नहीं। इसके बाद आपका 190 में जो हम बताएंगे अपराध का संज्ञान लिया जाता है, कॉग्निजेंस, ये भी जांच का नेचर का है। 209 में मामला सुपुर्द सत्र न्यायालय को किया जाता है, ये भी जांच के नेचर का। परिवाद पर कार्यवाही, ये भी जांच के नेचर का। न्यूसेंस के सामान्य मामले 133, ये भी जांच। अर्जेंट मामले 144, ये भी जांच। जल और थल का विवाद, ये भी जांच। 176 और 175 में मृत्यु के कारणों की जांच आपका की जाती है, तो ये भी क्या है? जांच। यानी कि कुल मिलाकर जांच का उद्देश्य ये है कि किसी तथ्य की सच्चाई का क्या किया जाए, पता लगाया जाए। तो एक लाइन याद रखिए, पूरी धारा बताना बस की बात नहीं है। एक लाइन याद रखिए कि विचारण के पूर्व जो भी न्यायिक कार्यवाही मजिस्ट्रेट द्वारा या न्यायालय द्वारा संपादित की जाती हैं, वे सभी कार्यवाहियां क्या होती हैं? जांच। और ज़्यादा भी आगे पढ़ाया जाएगा कौन कौन जांच है, बस एक लाइन याद रखें। तो विचारण कहाँ से शुरू होता है? आरोप के निर्माण से। तो आरोप के निर्माण के पहले सभी न्यायिक कार्यवाही जांच, और उसके बाद की न्यायिक कार्यवाही क्या होगी? विचारण। कम से कम इतना तो याद रखिए। अगली परिभाषा देखिए भाई आपका, अन्वेषण के बाद अब छोटी छोटी परिभाषा थोड़ा आएगी। इसके बाद न्यायिक कार्यवाही, जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये भी प्री में पूछा गया है कि न्यायिक कार्यवाही किसे कहा जाएगा। तो आपका न्यायिक कार्यवाही की जो परिभाषा दी गई है 2I में दी गई है। तो ऐसी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन कार्यवाहियों में मजिस्ट्रेट या न्यायालय शपथ पर वैलिड रूप से, वैध या सही रूप से, कानूनी रूप से शपथ दिलवाकर साक्ष्य ले सकते हैं या लिया जा सकता है, वे सभी कार्यवाहियां एक लाइन में क्या होंगी? न्यायिक। और इसके अलावा कार्यवाहियां कौन होगी? प्रशासन। बस एक लाइन। इसके बाद आपका 2J देखा जाए, जहां तक 2J में परिभाषा की बात है, लोकल जुडिक्शन, स्थानीय अधिकारता। तो स्थानीय अधिकारता मतलब ये हुआ कि किस एरिया में वह अपने अधिकारता का प्रयोग करेगा। जैसे कि इलाहाबाद का न्यायिक मजिस्ट्रेट है, तो क्या ये बनारस में अपनी अधिकारता का प्रयोग करेगा कि इलाहाबाद के क्षेत्र के अंदर करेगा? इलाहाबाद के। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये लोकल जुडिक्शन है ये निर्धारित कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। रटे रहिए एक लाइन, कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। इसके बाद महानगर क्षेत्र आ जाता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है 2K कि आपका यहाँ कोरिलेट करके भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए ध्यान से भाई, 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया है। इसको जब भी पढ़िएगा सेक्शन
8 से कोरिलेट करके पढ़िएगा। और महानगर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनका नाम भी अलग होता है। और आपका ये उत्तराखंड में एक क्वेश्चन आया भी था। तो अभी हम पहले 2K बताएं, फिर धारा 8 बताएं, और तब जो जो मजिस्ट्रेट इस एरिया में होंगे उसको बताया जाए। देखिए, महानगर क्षेत्र का मतलब ये हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब ये हुआ कि जिस क्षेत्र का विकास हो गया है, जहां आबादी ज़्यादा है, तो आपका उसको स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है। जो अंग्रेज जब आए तो वह महानगर नहीं कहते थे, वह प्रेसिडेंसी नगर कहते थे। यानी कि अंग्रेजों द्वारा जिन क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी घोषित किया गया था, अब वर्तमान में वे प्रेसिडेंसी नहीं है, बल्कि किस रूप में है हमारे सीआरपीसी में, महानगर। तो महानगर क्षेत्र की परिभाषा 2K में घोषित किस में किया जाता है, धारा 8 में। महानगर क्षेत्र कौन घोषित करती है, राज्य सरकार। लेकिन आबादी याद रखिए, उस एरिया की आबादी 10 लाख से अधिक हो। कितने से? क्योंकि भाई शहर है, शहर में टेक्निकल अपराध ज़्यादा होते हैं, अतः शहरों में, महानगरों में अनुभवी व्यक्ति रखे जाते हैं मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के रूप में, ताकि इन टेक्निकल अपराधों से वे निपट सकें। तो ऐसी दशा में भाई न्यायाधीशों के नामों में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके नामों में ज़रूर चेंजिंग है। अब महानगर क्षेत्र जो है वहाँ के मजिस्ट्रेटों का नाम अलग, और महानगर से जो भिन्न क्षेत्र है, जैसे जिला वाला है, महानगर नहीं है, तो वहाँ मजिस्ट्रेटों के नाम अलग होते हैं। प्रयागराज में भी आबादी 10 लाख से अधिक है, लेकिन राज्य सरकार ने महानगर घोषित नहीं किया है, अतः ये प्रयागराज जिला महानगर नहीं है। केवल आबादी से नहीं हो जाएगा, कौन घोषित करे, स्टेट गवर्नमेंट। अब पेयर एक्ट की भाषा देखिए, तब मजिस्ट्रेट भी बता देते हैं आपका पैरल को रिलेट करके, ताकि आपका उत्तराखंड का जो लोग गलत करके आ गए हैं, एक दो लोग, आपका आगे से गलती न हो। पहले पेयर एक्ट देखिए, महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो सेक्शन 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। ध्यान से समझिए, दो शब्द हैं भाई। जो क्षेत्र या जो एरिया सेक्शन 8 के तहत मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में, महानगर क्षेत्र के रूप में क्या किया गया हो, घोषित किया गया हो, या दूसरा शब्द भी ध्यान देना है, या घोषित समझा गया हो। कभी सुने हैं कि नहीं समझा गया? पहले तो घोषित किया गया हो शब्द पर आ जाए। देखिए, सेक्शन 8 के तहत ही किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित किया जाता है। ये जो महानगर क्षेत्र घोषित किया जाता है ये राज्य सरकार करती है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि उस एरिया की जो आबादी हो, कितना लाख से कम न हो, 10 लाख। लेकिन केवल आबादी से नहीं हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा इस प्रभाव की क्या करनी पड़ेगी, घोषणा। यानी कि इलाहाबाद की भी आबादी 10 लाख से अधिक है, तो क्या राज्य सरकार घोषित कर दी है? नहीं। तो मेट्रो जिला है लेकिन महानगर नहीं। महानगर जो क्षेत्र घोषित होते हैं तो वहाँ सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती हैं, महानगर पालिका आ जाएगी, और आपका टैक्स जो है वह क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। याद रखिए, तोड़ फोड़ ज़्यादा हो जाएगी, अभी कम हुई है, तो तोड़ फोड़, सड़कें चौड़ी, तमाम व्यवस्थाओं को करना पड़ेगा, यानी कि तोड़ फोड़ भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा। तो महानगर क्षेत्र इसलिए घोषित नहीं हो रहा है कि गली कूचा है, अब तोड़ दिया जाएगा तो तमाम लोग बेघर हो जाएंगे, मेट्रो बनानी पड़ेगी, तमाम चीज़ें, ताम झाम ज़्यादा होगा, तो उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये घोषित किया गया है।
दूसरा शब्द समझना है आपको, घोषित समझा गया है। ये जो शब्द है समझा गया है का मतलब माना गया है। माना गया है का मतलब ये हुआ कि पहले से ही ये मान कर चला जाएगा कि इन्हें घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, ये महानगर क्षेत्र हैं। तो सेक्शन 8 के तहत भारत के 4 राज्यों को सीआरपीसी ही महानगर क्षेत्र मानकर चलती हैं। महानगर क्षेत्र घोषित करने की इनको आवश्यकता नहीं है। तो याद कर लीजिए कौन कौन शहर हैं। तो 3 तो अंग्रेज ही घोषित करके चले गए, कौन कौन? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। कौन कौन घोषित किए थे? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। और एक शहर और जोड़ लीजिए, अहमदाबाद। तो किन शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित समझा जाएगा? तो 4 शहर कौन कौन, याद कर लीजिए। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और एक और है अहमदाबाद। और अन्य शहर कब महानगर क्षेत्र होंगे? जब राज्य सरकार इसकी क्या करे? घोषणा करे। अगला देखिए भाई, आपका महानगर क्षेत्र में बंटवारा किया जो आपका आया था झारखंड में, ये उत्तराखंड में, क्योंकि तुरंत को रिलेट करके वो भी हमें पढ़ा देना है। देखिए, जो जिले में मजिस्ट्रेट होते हैं जो महानगर क्षेत्र नहीं है उसको हम बता रहे हैं। और इधर हम लिखेंगे जो एरिया क्या घोषित या समझा गया है, महानगर। जिले में जो मजिस्ट्रेट होते हैं एक सीजेएम होते हैं, चीफ जुडिशियल में, ये धारा 3 में और बताया जाएगा, अभी शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दूसरा इन ये होता है एसीजीएम, एसीजेएम यानी कि असिस्टेंट, नहीं आपका एडिशनल भाई, असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंट को सहायक कहते हैं। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि अपर या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसीजीएम। इसके बाद आपका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद आपका सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये जिले में होते हैं मजिस्ट्रेट। अब जो महानगर क्षेत्र होते हैं, अब आपका सीजीएम के बराबर जो होता है, नाम थोड़ा भिन्न हो जाएगा, इसको कहेंगे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट यानी कि आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि सीएमएम। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। अब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीएमएम शॉर्टकट में। अब जो ये एसीजीएम था इसके पैरल जो होते हैं महानगर में एसीएमएम यानी कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। याद रखिए, आपका एडिशनल अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। ये जो प्रथम, और यही आपका पूछा गया था, आपका हिंदी और इंग्लिश में अंतर थोड़ा दे दिया था, तो इंग्लिश वर्जन मान्य होगा, हिंदी मान्य नहीं होगा, इसी में थोड़ा लोग कंफ्यूजन कर गए हैं। तो फिर बता दिया जाए, जब भी आपको समस्या आए तो एक बार आप इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए। ये क्योंकि आपका उत्तराखंड में आपका जिनका 1 नंबर से रुक जाएगा उनसे पूछिएगा जो गलत मार कर आए, गलत किए हैं लोग। और जो हल्का सा देखा सतर्क हुआ वह इंग्लिश वर्जन देखा और सही मार कर आया। तो जो ये प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जिलों में है, महानगर क्षेत्र में, इनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो महानगर मजिस्ट्रेट किसके पैरल होंगे? इन दोनों के। किसकी शक्तियां रखेंगे? प्रथम वर्ग के भी। और किसकी? तो भाई ये पूछा कि महानगर मजिस्ट्रेट किसके बराबर शक्ति रखेगा? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। बताइए, जो एसीएमएम है अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हैं, किसके बराबर शक्ति रखेगा? एसीएम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और जो आपका मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हैं इसकी किसके बराबर पावर होगा? आपका सीजीएम यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये जो है कहाँ है? जिले में। ये कहाँ है? मान,
इसको हम दंड की मात्रा इत्यादि आपका चार्ट बनवा कर लिखवाएंगे शॉर्टकट में डिटेल में। अगली परिभाषा देखिए भाई, आपका 2L बताया जा चुका है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध या मामला डिटेल में बताया जा चुका है। इसके बाद आइए अधिसूचना 2E में, अधिसूचना नहीं 2M में नोटिफिकेशन या अधिसूचना दी गई है। अधिसूचना मतलब कि जो सरकारी गजट में प्रकाशित हो, राजपत्र में क्या किया जाए, प्रकाशित। इसके बाद आपका 2N, यही क्वेश्चन बनता है, यानी कि अब क्वेश्चन अटैक करना है। जो 2N है, अब जो भी कारण रहा हो, पता ना क्यों ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बन रहा है। जो भी कारण हो रट्टा मार कर जाइएगा और देखिए कैसे गलती होगी। 2N में ऑफेंस या अपराध को परिभाषित किया गया है। तो जब भी आप सीआरपीसी की धारा 2N पढ़िए, पहले कंसेप्ट बनाइए तब डायरेक्ट तोड़ा जाएगा, तो तुरंत आईपीसी की धारा 40 पढ़ना है इसी के साथ। अब इसके बाद आपका सीआरपीसी की धारा 2Y से भी हम जोड़ेंगे, 3 एंगल से। देखिए आपका क्वेश्चन क्या बना है, पहले तो सामान्य क्वेश्चन देखा जाए आपका, तब सीआरपीसी की धारा 2Y पर पहले लास्ट जो परिभाषा है उस पर हम उठाते हैं, वहां से जो लास्ट परिभाषा 2Y। देखिए क्या कहा गया है, अगर किसी पद या शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन आईपीसी में परिभाषित है और वह पद या शब्द सीआरपीसी में आ जाए तो उसका अर्थ वही लगाया जाएगा जो आईपीसी में दिया गया है। लेकिन अगर किसी शब्द को सीआरपीसी में भी परिभाषित किया गया है, आईपीसी में भी, तो आईपीसी वाली परिभाषा सीआरपीसी में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वह चीज सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से क्या की गई है, परिभाषित। तो अब अपराध पर आइए, अपराध को सीआरपीसी में परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया, किस धारा में, 2N, नहीं सीआरपीसी 2N में किया गया है, आईपीसी में किया गया है कि नहीं, वहां भी है, किस धारा में, 40 में। अब देखिए टेक्निकल क्वेश्चन एमपी कैसे बनाया, अब कैसे कैसे मॉडल बने हैं, तब अपराध की परिभाषा दोनों में बताई जाएगी और दोनों में याद रखना पड़ेगा मॉडल जो बन रहे हैं नए नए। पहला तो ये बनता है कि अपराध की परिभाषा दी गई है, देखिए कैसे गलती होगा। तो लोग पढ़े रहते हैं आईपीसी आईपीसी, दे देता है कि आईपीसी की धारा 2N, सीआरपीसी की धारा 2N, सीआरपीसी की धारा 2M, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आईपीसी की धारा 2N नहीं है, किसकी धारा 2N है, सीआरपीसी, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा, 2N, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो मॉडल बना है कि सीआरपीसी में अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो धारा 40 में, धारा 2N में, तो आपका धारा 41 में, इनमें से कोई नहीं। तो लोग ऊपर नहीं पढ़ते कि सीआरपीसी लिखा है, बस जैसे ही अपराध देखे परिभाषा तो सतर्क रहिए, तुरंत आईपीसी याद रहता है 40-40 और मार देते हैं धारा 40। लेकिन अगर सीआरपीसी दिया है ऊपर तो क्या मारना है, 2N, और अगर आईपीसी दे दे तो धारा 40। एमपी एक कदम आगे बढ़ गया, वो मॉडल देखिए, अपराध की परिभाषा दी गई है तो सीआरपीसी की धारा 2N, दूसरा ऑप्शन आईपीसी की धारा 40, आईपीसी की धारा 41, इनमें से कोई नहीं। अब तो दोनों दे दिया ऑप्शन और दोनों में उपर्युक्त सभी दिया नहीं, तो अब यहाँ जो कानून की भाषा है वह दिमाग में बैठाना है। देखिए सीआरपीसी की धारा 2 में स्पष्ट रूप से जो हेडिंग आप देखेंगे डिफिनीशन या परिभाषा है, और आईपीसी की धारा 6 से लेकर और 52A तक में परिभाषा नहीं दी गई है, साधारण स्पष्टीकरण है।
तो कानूनी भाषा में परिभाषा अगर दे और दोनों में से एक चुननी है तो आईपीसी वाला मारेंगे कि सीआरपीसी, क्योंकि सीआरपीसी में बेयर एक्ट में स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, परिभाषा, और वह तो साधारण स्पष्टीकरण कानूनी रूप से। लेकिन दोनों आए तो दोनों मारिए। अब पहले हम आपका आईपीसी की परिभाषा बताते हैं कि आईपीसी की परिभाषा धारा 40 में जो दी गई है ऑफेंस की, वह क्या दी गई है। अब ये जेस में भी पिछली बार पूछा गया था, झारखंड में भी पूछा गया था, जेस में आ चुका है भाई, 2 बार रिपीट किया है, जे में भी किया। देखिए कैसे मॉडल बना है। आईपीसी के तहत अपराध वह माना जाएगा जो आईपीसी के तहत दंडनीय हो, यानी कि आईपीसी के तहत अपराध घोषित किया गया हो, वह भी अपराध माना जाएगा जो विशेष विधि के तहत अपराध घोषित किया गया हो, और वह भी अपराध माना जाएगा जो लोकल लॉ के तहत अर्थात स्थानीय विधि के तहत अपराध हो, और अंत में देगा उपर्युक्त सभी। तो धारा 40 के तहत कौन सही होगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि आईपीसी के तहत जो अपराध है वो भी अपराध, विशेष विधि के तहत अपराध वो भी अपराध, लोकल लॉ के तहत अपराध वो भी। अब सीआरपीसी आ जाइए। यहाँ तक सीआरपीसी, अब 2N रट कर जाइएगा, कहाँ दी गई है। अब एक एक शब्दों को देखिए तब मॉडल बनाया जाए। देखिए आपका अपराध से कोई ऐसा कार्य, कार्य माने एक्ट होता है, या लोप, लोप मतलब ओमिशन, कुछ न करना, न है तो लिख लीजिएगा कुछ न करना। लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। यानी कि भारत में जितने भी कानून लागू हैं, चाहे पीसी हो, चाहे विशेष विधि हो, चाहे स्थानीय विधि हो, जिन कानूनों के तहत किसी एक्ट या ओमिशन को आपका दंडनीय बना दिया गया है, सीआरपीसी एक लाइन में कहती है कि वे सभी जो कार्य या लोप होंगे उन्हें क्या माना जाएगा, अपराध। यानी कि आईपीसी के तहत अपराध भी अपराध, विशेष विधि के तहत अपराध भी अपराध, और स्थानीय विधि। इतना तो सभी कर ले जाते हैं, जो नीचे वाली लाइन है वहीं गलत करके लोग आते हैं। अगला शब्द देखिए भाई, अभी समाप्त नहीं हुआ। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम एनिमल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है। अब देखिए मॉडल देखिए, धारा 1 तो पूछा क्या गया है कि धारा 2N के तहत अपराध कौन माना जाएगा, तो ऐसा कार्यालोप जो आपका किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा क्या हो, दंडनीय। ये मारकर आ जाते हैं लोग, अब सेकंड क्ला नहीं देखते। इसी में एक देखिए कैसे फंसाया है। दूसरा, ऐसा कार्य जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा किसके तहत, 20 के तहत क्या किया जा सकता है। तो परिवाद किस धारा में परिभाषित है, 2D। परिवाद कहाँ किया जाता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो यानी कि पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के सेक्शन 20 के तहत जिन कार्यों के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट या इस्तिगासा या परिवाद किया जा सकता है, वे कार्य भी अपराध माने जाएं। तो मॉडल देखिए कितना सतर्क होकर समझना है। अब सीआरपीसी की धारा 2, जो अब एमपी का मॉडल है, सीआरपीसी की धारा 2N के तहत अपराध कौन होगा। तो पहला दिया है ऑप्शन, ऐसा एक्ट या ओमिशन जो तत्समय प्रवृत्त यानी कि वर्तमान समय में लागू किसी कानून द्वारा क्या हो, दंडनीय। इतना मारकर लोग आ जाते हैं। अगला शब्द भी देखना है। तो सेकंड दिया है, ऐसा कार्य जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत कंप्लेंट किया जा सकता है। तीसरा दिया है उपर्युक्त दोनों,
और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या मार्क कराएंगे, एक की दोनों? हाँ, यही गलती एमपी में लोग किए थे, पहला ऑप्शन देखकर भाग गए, यानी कि मार दिए। अरे भाई सेकंड आप उसमें सेकंड पॉइंट भी तो दिया गया है, इसे भी अपराध माना, तो उपयुक्त दोनों मार कराइएगा भाई। अगला देखिए, इसके बाद पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, यानी कि ये तो हमेशा आएंगे आपका ऑफिसर इन चीफ ऑफ है पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, यानी कि थानेदार साहब या थाने का थाना प्रभारी या थाने का मुखिया कहिए, यानी कि SHO। तो थाने का मुखिया आपका बताया जाएगा आगे, इनके भी कर्तव्य हैं और तमाम कर्तव्य आपका 97 से शुरू हो जाएंगे पैरा पुलिस एक्ट में, और जल्दी आपका 1 हफ्ता 10 दिन में आ ही जाएगा, क्योंकि एक्ट में अब ज़्यादा समय नहीं रहा आपका। लगभग आधा हम लोग क्या किए हैं, पुलिस एक्ट 47 में 6 धारा रिपील है और धारा 20-22 पर है ही, तो आपका वहीं थोड़ा कोरिलेशन में समय लगेगा, क्योंकि जो कोरिलेशन होगा लावारिस संपत्ति हुई तमाम चीज़ें, तो उत्तराखंड और IPC CRPC से उसी में समय लगेगा। नहीं तो पुलिस एक्ट में अब समय नहीं लगता, 2 ही धारा में है, 30 और आपका 34, इसके बाद समय ज़्यादा नहीं लगता। तो आपका फिर एक बार देखिए, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा, तो आपका ये स्पष्ट नहीं दिया है। ये दिया है कि अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अनुपस्थित हैं, बीमार हैं, छुट्टी पर हैं, तो ऐसी दशा में आपका उससे ठीक नीचे का जो पुलिस अधिकारी होगा उसी को थाने का भार साधक अधिकारी माना जाएगा, और जो कि कांस्टेबल के रैंक से क्या हो, ऊपर। यानी कि जब भी थानेदार किसी को बनाया जाएगा तो वह किस रैंक से ऊपर का हो, कांस्टेबल। लेकिन राज्य सरकार चाहे, जब आप पैरा पढ़ेंगे पुलिस उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में नियम है कि कांस्टेबल भी थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है, लेकिन कब, जबकि ऊपर के सभी अधिकारी थाने से क्या है, तो पढ़ाया जाएगा। कांस्टेबल भी उत्तर प्रदेश में हो सकता है, CRPC है वो अलग बात है। यानी कि थानेदार कौन होगा, जो कांस्टेबल की पंक्ति के क्या हो। अब कौन बनाएगी, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार यहाँ भी जाति को देखकर, धर्म को देखकर, बिरादरी को देखकर, पार्टी के परम भक्त या अंधभक्त को देखकर दरोगा बनाती हैं थानेदार, क्योंकि इन्हीं थानेदारों से इनकाउंटर कराना है, अवैध काम कराना है, पार्टी कार्यकर्ताओं का काम कराना है। तो ये इतिहास रहा है, मैं बता दूं। अखिलेश जी आए तो अपनी बिरादरी का बनाए, थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा हो गया, हल्ला हो गया, मान लीजिए कि आपका 65-70 हो गया। मायावती जी आई तो थोड़ा कम रखी, 55-60 ही रखी। योगी जी में भी आप देख लीजिए 50% से अधिक थानेदार इन्हीं के बिरादर के हैं, जात के हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो जो भी सरकार आती है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम, जो भी सरकार आती है अपने लोगों को ही थानेदार बनाती है, क्योंकि इन्हीं से क्या कराना रहता है, काम। तो थानेदार कौन होगा स्पष्ट नहीं है, ये तो सरकार बनाएगी, बताएगी। लेकिन थानेदार साहब नहीं है तो ये जरूर लिखा है कि वह होगा जो कांस्टेबल की पंक्ति से क्या हो, ऊपर हो और श्रेणी कम में। जैसे कि थानेदार ने तो उसके नीचे थाने में कौन है, उसके नीचे, लेकिन कांस्टेबल थानेदार नहीं हो सकता। अब थानेदार का तमाम कर्तव्य बताया जाएगा कि जब भी आप अपराध की सूचना देंगे तो किसको देंगे, कांस्टेबल को नहीं, बल्कि थाने के भार साधक और थाने में जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो साइन ऑन होता है वह किसके द्वारा करना पड़ेगा, मालखाने इत्यादि का। तो आगे पैरा में डिटेल में हम चलेंगे। ये थानेदार की जिम्मेदारी है कि थाने में विधि और व्यवस्था एरिया में क्या रहे, काम। तो कल आपका और बताया जाएगा परिभाषा, कल प्रयास करेंगे कि